Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis. So we'll be covering the news from the Hindu as well as from the Indian Express. So we'll try to figure it out the relevant news, the relevant topic that would be again helpful for your prelims and mains examination. So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. So this is for the aspirant who are preparing for civil services, their strategy. So the discussion would be on things to an aspirant need to do for the CSC and how to approach the general studies paper. The speaker for this mega webinar is Mr. Nabal Jain, and he is an IRTS officer for 2018 batch. So this is being organized on 24th of May. So do participate on this, and this you can register yourself in this WhatsApp number, and you can get the details of this in the description of this video. Now बढ़ते हैं अपने आगे जो list है उसके तरफ. So today is 22nd of May. So these are the list of the topic that we'll be discussing. So the first is revival of Manrega, Kisan Nyaya scheme, issue of migrant workers, violation of rights, and airport privatization. And also we'll be discussing some of the important MCQs and previous day explanation. और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो इनमें से किसी एक टॉपिक पे होंगे मेंस के लिए, राइट? So the first thing first, revival of the Manrega, and in this particular topic you get an article as well. तो आज के द हिंदू में आपको एक आर्टिकल भी मिल जाएगी, तो यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल एंड यू कैन रीड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो मैं इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एस्पेक्ट्स को बताऊंगा, समझाऊंगा. अभी रिसेंट में देखा होगा आपने कि मनरेगा हैज़ बिन फेसिंग अ एक्सटेंशियल क्राइसिस. फंड को लेकर के या उसके मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखी गई है मनरेगा के मैनेजमेंट को लेकर. और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैपिंग की है, फिनेंशियल रिसोर्सेज में कैपिंग हुई है, बजटरी एलोकेशन में गिरावट हुई है, एंड दिस इज टर्निंग इनटू द सप्लाई साइड प्रोग्राम. दिस इज बेसिकली अ सप्लाई साइड प्रोग्राम, राइट? तो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज मैसिव लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है. जो मनरेगा वर्कर दे वर्क ऑन द वर्क दैट इज़ बीइंग एलोकेटेड, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर वो काम करते हैं. Now, this is a time where 400 million strong unorganized worker is in the worst hit because they do not know what they will be earning, and we are almost continuing with 60 days of the lockdown. तो उसके बाद भी still they don't know how the work will be coming to them and will they be getting the assured wages that they were supposed to get before the COVID-19. Now, additional allocation की अगर बात करें तो मनरेगा must be supplemented with the steps to make it more effective, और फर्दर ट्रू रिवाइवल ऑफ मनरेगा इज़ वेरी नेसेसरी, राइट? तो कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन आए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एड दिया है. अभी रिसेंटली जो 20 लाख करोड़ रुपीस की जो पैकेज आई थी, जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया, दिस इज एक्चुअली वाज नॉट 20 बिकॉज 8 तो इसमें ऑलरेडी जो थी वो आरबीआई के तरफ से आई थी, राइट? दिस आरबीआई इज रेगुलेट. जो टोटल अमाउंट यहाँ पे था दैट इज क्लोज टू 12 लाख करोड़ रुपीस. ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो. तो 12 लाख में भी अगर आप देखोगे तो 1.73 लाख करोड़ जो थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बेसिकली पहले अनाउंस किया था. सो दिस इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ थी जो कि एक्चुअल में अनाउंस किया गया है, राइट? सो दिस इज़ द एक्चुअल फिगर. बट अगर बात करें सिर्फ मनरेगा को लेकर के तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 40,000 करोड़ के आसपास है एज अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस पैकेज दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. और यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली एक्नॉलेज किया है कि देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ मनरेगा, ओके, बिकॉज दीज आर द पीपल दे आर ओनली हेल्पिंग एंड बिल्डिंग द नेशन, राइट? और जो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए मनरेगा लोगों को, दैट नीड्स टू बी फुल्ली अप्रिशिएटेड. एवरी कॉर्नर इट शुड बी अप्रिशिएशन बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जो कि नेशन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मनरेगा इज प्रोवाइडिंग अ लाइवलीहुड टू द पीपल, राइट? ना कुछ कंसर्न्स की अगर बात करें तो 2012 में ही एक एवरेज जो अगर रेट देखा जाए तो 18% ऑफ जो एनुअली बजटरी एलोकेशन हुआ करती थी उसको भी कम कर दिया गया. और जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ है उसके यहाँ के से लेकर के जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो की जाती थी. बिकॉज होता क्या था कि जो आप सपोज करो कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आए हैं पेमेंट के लिए, तो जो पिछले लाइबिलिटी जो कर्ज है उसको भी इसी पैसे से वापस दिया जाता था, राइट? सो फिर क्या होती थी, फिर यहाँ डिफिसिट आ जाती थी. सो ये साइकिल ऐसे चलता ही चल रहा था मनरेगा में खास करके.
नाउ अगर एलोकेशन की बात करें तो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है वो 0.47% देती है जीडीपी का, राइट. दैट इज कंटिन्यूड एंड दिस पॉइंट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको ये मेंस में लिखना चाहिए अगर ये आए तो. जबकि जो वर्ल्ड बैंक की जो रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक अगर ऑप्टिमल फंक्शन करवाना है तो हमें देना होगा 1.7% ऑफ द जीडीपी. But how much we are spending? Only like 0.47, right? So this is a very important and alarming concern that should be taken by the government of India, and you as a candidate of the civil services examination, you need to quote this in your mains answer, right? Now way forward की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर पब्लिक वर्क एंड ओपन इन एवरी विलेज. तो ज़रूरी है कि जो हर राज्य सरकार की ये दायित्व होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो इंश्योर करे कि लोगों को काम मिल सके. एंड वर्कर टर्निंग इनटू द वर्क साइट शुड अगेन बी प्रोवाइडेड इमीडिएट वर्क विदाउट इम्पोजिंग एनी ऑफ द डिमांड ऑफ द. ज़रूरत है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी काम में लगाया जाए. गवर्नमेंट के जो भी पेंडिंग्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव किया जाए और इन लोगों को वहाँ पे एलोकेट किया जाए, राइट. और फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है. शोप, वाटर, मास्क, ये सारी चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से, राइट. बिकॉज दीज आर द समथिंग विच आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन. एंड प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मनरेगा मस्ट बी सिंप्लीफाइड. और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है बट नॉट टू बी डायल्यूटेड, राइट. और अगर बात करें स्टडी जो आरबीआई की है उसके मुताबिक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री आर अंडर बैंक्ड. तो ये भी एक बहुत बड़ा सिचुएशन है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है, जो हमारे डीबीटी का जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने किया हुआ, तो वहाँ लोग पूरी तरह से बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, राइट. सो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड लिमिटेड कवरेज ऑफ बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया मस्ट नॉट बी बिकमिंग द हर्डल. तो इस बॉटलनेक को सरकार को ज़रूरी है कि क्लियर किया जाए, right. And there is need to have a flexibility in the kind of the work that is undertaken while ensuring that the community and the work are the primary beneficiary. तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक्चुअल में बेनिफिट्स मिलना चाहिए और जो जितने भी उनके इमोल्यूमेंट्स है, जो भी उनके फ़ायदे, जो बेनिफिट्स या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार दे रही है, वो रियल टाइम में एक एज एन इंडिविजुअल को मुहैया कराई जानी चाहिए, राइट. ना बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक की तरफ. कांग्रेस बेसिकली किसान न्याय स्कीम, ये छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की राज्य सरकार है, प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है. तो दिस स्कीम में अगेन भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स में भी इससे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मेंस में अगर आप कुछ आंसर लिखेंगे तो फार्म वेलफेयर में इस तरह के स्कीम को कोट कर सकते हैं. ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बेसिकली जो स्कीम लॉन्च किया उसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना. आपको पता है जिसकी सरकार होती है दे टेक द नेम ऑफ दैट. सो अगर ये बीजेपी की होती या तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे होता या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होता, बट कांग्रेस है तो दे आर टेकिंग द राजीव गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर बेसिकली इंदिरा गांधी. तो इस तरह के नाम ये अक्सर पॉलिटिकल स्टंट है जो कि यूज़ किए जाते हैं. तो वी आर मोर कंसर्न ऑन द किसान न्याय योजना. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बेसिकली इसका इनोग्रेशन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दिस वाज टू मार्क द 29th डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी. तो जो अनाउंस की गई है दैट इज़ द स्पेंडिंग ऑन द जो बताया गया है कि जो स्पेंडिंग थी एडवर्टीजमेंट में, जो फंड लगते हैं अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो जो फंड लगने थे उस फंड को वापस जो बेनिफिट्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक में जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो लोग फंसे हुए हैं या जो किसी दूसरे स्थान पे हैं, वो पैसे वहाँ पे भी यूज़ किए जाएंगे, राइट. नाउ छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल एड डायरेक्टली टू द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द स्कीम. सो अंडर द स्कीम बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड एरिया या फिर ऐसे एरिया जो खरीफ के अंदर आते हैं 2019 में, तो उन लोगों को 10,000 रुपये पर एकड़ प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से ऑन देयर बैंक अकाउंट. सो दिस अमाउंट वुड बी नॉट इन कैश में नहीं होगा, दिस वुड बी गिवन ऑन अ बैंक, बेसिकली ट्रांसफर किया जाएगा इसको. नाउ द स्कीम वुड ऑल्सो बेनिफिट द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल. जो लाइवलीहुड है, जब उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगा तो उनकी लाइवलीहुड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी. नाउ अश्योर्ड मॉनिटरी असिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे. स्कीम विल प्रोवाइड ऑलमोस्ट 90 लाख फार्मर एंड इट विल हेल्प ब्रिंग अंडर द कल्टिवेशन.
तो कम से कम 19 लाख ऐसे फार्मर है जिनको इसका सीधा बेनिफिट्स मिल सकता है। और जो लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, दे वुड बी कवर इन नेक्स्ट अनदर फेज। सो बेसिकली सरकार की जो कोशिश है इसके नेक्स्ट फेज में इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और इसको और ज़्यादा वाइड किया जाए। सो द मनी दैट विल बी गिवन टू द फार्मर वुड बी इन 4 इंस्टॉलमेंट। ऐसा नहीं है कि जितना टोटल अमाउंट हो रहा है उसको एक बार में पे करेंगे, बट दिस टोटल अमाउंट विल बी डिवाइडेड इन द 4 इंस्टॉलमेंट, राइट। नाउ इशू ऑफ माइग्रेंट वर्कर, इस पे अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ना चाहें तो आपको इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल मिल जाएगी, अ मिनिस्ट्री फॉर माइग्रेंट लेबरर्स, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है और जो लॉकडाउन हुआ है उसने बहुत सीरियस इश्यूज ऑफ माइग्रेंट लेबर वर्कर के, जो हमारे जो रियल जो ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया में जो मिसमैनेजमेंट है, जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आए। लोग पैदल चल रहे हैं, दे ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली दे आर मेकिंग व्हील्स एंड चेयर कार सो दैट दे कैन ट्रैवल। बहुत ही परेशानी में लोग इमिग्रेट कर रहे हैं दूसरे एक जगह स्टेट से दूसरे स्टेट तक। और मिस मैनेजमेंट ऑफ जो माइग्रेंट क्राइसिस है, दैट हैज़ अगेन जो पुअरेस्ट हैं इस कंट्री में, जो लोग सिटीजन, उनको सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनको एक तो जॉब नहीं है, दे डू नॉट हैव जॉब, एंड अगेट द सेम टाइम इफ दे वांट टू गो देयर होम, दे डू नॉट हैव प्रॉपर फैसिलिटी टू गो होम, राइट। और जो प्रॉब्लम है ऑफ द माइग्रेंट वर्कर मे नॉट बी इंटायरली यूनिक टू इंडिया, बट इस प्रॉब्लम जो है सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे विश्व में माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम है, बट इंडिया में इंटर जो माइग्रेशन है दैट इज लार्ज, राइट। सो अगर बात करें, ऑलमोस्ट 40 मिलियन माइग्रेंट लेबर हैं अक्रॉस कंट्री, विच मेक इट्स डिफिकल्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू एवरीवन। ये सही बात है कि सारे लोगों को एक साथ मुहैया नहीं कराई जा सकती है, बट जितने लोगों को जो जो समृद्ध राज्य में है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो स्टेट्स में है, उनको स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़रूरी थी कि बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली जैसे स्टेट में, जहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारे बस को स्टैंड स्टिल रखा था ताकि लोगों को वहाँ से उनके नेटिव स्टेट उत्तर प्रदेश में ले जाया जाए, बट अगेन पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से क्या हुआ, बस को परमिशन नहीं दी गई उनको ले जाने के लिए, और वो बस खाली वापस लखनऊ गई। सो दीज आर द थिंग दैट गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली जो सफरर है वो माइग्रेंट लेबरर है। पॉलिटिकल स्टंट्स, पॉलिटिकल माइलेज जो है, एडवांटेजेस है, वो बाद में भी ली जा सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर वर्किंग इन द सिटीज़ एज द डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर गार्डनर के तौर पे काम कर रहे हैं, डेली वेज वर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग में, मॉल्स में, ये सारे जगह स्ट्रीट वेंडर के तौर पे ही ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वर्कर डू नॉट हैव द लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, वो लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, जिन वजह से उनका जो बेनिफिट्स है, जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जिसको ISMW एक्ट 1979 भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सो दे आर अनेबल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स दे आर लायबल फॉर, राइट। नाउ क्या कंक्लूड कर सकते हैं माइग्रेंट लेबर के प्रॉब्लम से? सो माइग्रेंट वर्कर मस्ट बी एबल टू बिलीव दैट इट इज़ अ कंट्री फॉर ऑल एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उनको उनके लिए उनके हित में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। जो लोग, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, जो अपने होम टाउन अगर चले गए तो बहुत मुश्किल होगी कि फिर वो वापस आएँ, और इसका कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, हमारे रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड दे डू नॉट रिक्वायर मर्सी, उनको मर्सी की ज़रूरत नहीं है, बट दे रिक्वायर डिग्निटी एंड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दे डिजर्व ऑन देयर ओन हार्ड अर्निंग, राइट। वो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, सो दे डिजर्व सम डिग्निटी। सो दिस इज वॉट द टॉपिक वॉज अबाउट द माइग्रेंट वर्कर। नाउ वायलेशन ऑफ राइट, दिस अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, उस पर एक आप आर्टिकल भी आज के हिंदू में देख सकते हैं। जो आर्टिकल की टाइटल है दैट इज वायलेशन ऑफ राइट फाउंड विथ नो रेमेडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है पिटिशंस को, जहाँ पे बात की गई थी कि जो 4G है, इंटरनेट सर्विसेज है, उसको रिस्टोर किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में, बट Supreme Court has rejected that petitions, right? And despite the finding, the violation of the Supreme Court did not issue any reads to the state government, right? तो Supreme Court reads जो basically उसके power हैं Supreme Court के, तो Supreme Court ने read भी issue नहीं किया। and this is like people are asking कि जो हमारी जो अपनी rights है, जो citizen की जो basically अगर बात करें right to internet या right to speech, उसका कहीं ना कहीं Supreme Court ने सही से ख्याल नहीं रखा है।
एंड द 4th जजमेंट अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसको कहीं ना कहीं डिमिनिश किया गया, उसको डिग्रेड किया गया, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, अगर बात करें लॉ के मुताबिक तो कुछ रेमेडी प्रोवाइड की गई है। जैसे आर्टिकल 32 की बात करें तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रेरोगेटिव है कि वो रीट्स इशू कर सकते हैं फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट जो हमारी एफआर है अगर उसकी वायलेशंस होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इनेट पावर है, राइट। और जो हमारी आर्टिकल 19(1)(a है उसके मुताबिक वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड टू each and every citizen on one views, opinion, beliefs. Okay, so basically these things should not be violated. तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको पता है अभी रिसेंट में यूटी बनने के बाद देयर अगेन मेन प्रॉब्लम विच बीन फेस्ड, इंटरनेट लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा है और जो ऑलरेडी जिन लोगों को नो बेसिकली होम प्रिजन्स में रखा गया है उनको भी रिलीज़ करने की बात की जा रही है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडिया. Now, this is the news related to the airport privatization. You can find this news in the Hindu. Second round of airport privatization. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि बिडिंग हुई थी सेकेंड बैच ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तो कुछ उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा है 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने के लिए, जिसमें है अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर एंड त्रिची, राइट। सो इन एयरपोर्ट के अलावे पहले 3 राउंड में और एयरपोर्ट को परमिशंस मिली थी, जिसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। सो दैट इज़ लाइक जयपुर, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी, इनको पहले ही प्राइवेटाइज करने के लिए कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी है। एंड दीज एयरपोर्ट वेर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑन द लास्ट ईयर। तो इनको लास्ट ईयर ऑलरेडी कर लिया गया था। नाउ एट प्रेजेंट ये जो एयरपोर्ट्स हैं इनको 2020 में प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे बात की जा रही है, राइट। नाउ इस पे मेंस के सवाल हैं आपके लिए, 5 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड फॉर द रिवाइवल ऑफ मनरेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो आपको बताना है क्या इसके आंसर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। तो अपने आंसर हमें व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजें, आपको व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वंस वी रिसीव द कॉपी वी विल इवेलुएट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट। नाउ बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। तो आज के सवाल से पहले जो कल के जो आंसर्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड अगर डाउट होते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसकी इंक्वायरी कौन करती है। सो दिस इज बिंग डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, राइट। आप में से कई लोगों ने आंसर दिया भी है, रियली थैंक यू दैट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें, सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन में आंसर ही तो लिखना है। आप लिखें, बताएं हमें कि हाँ यू ऑल्सो नो द आंसर, राइट। So make it very interactive session between us. Now the second is the second answer जो है उसका भी C है, that sources of the information about the interior of the earth come from the direct source that is volcanic eruption, earth material, और जो indirect source है that is gravitational force, magnetic field and seismic activities. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सारे क्वेश्चंस जितने लिए हैं सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक NCERT से है, राइट। तो इसके भी आंसर आपने भी दिए हैं। तो ऐसे पार्टिसिपेट करते रहें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएं। पढ़ते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। तो एटलीस्ट आप में से जितने लोग देख रहे हैं कोशिश करिए कि सभी आंसर का हमें रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीगिया फॉरेस्ट इज करेक्ट। So tigger is the soil in the acidic due to the felling of pipe needles, and the predominant vegetation is evergreen coniferous forest. It extends to North America, Eurasia and Antarctica. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन करिए लेकिन आंसर ज़रूर दीजिए, राइट। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताना है, ओनली 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3, राइट। सो आप अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो ट्राई टू एलिमिनेट फर्स्ट देन कम टू द कंक्लूजन। Now the second question is from economy. What do you understand by repo rate? बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये आंसर पता होगा। तो जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर हमें इसका आंसर बताएं। सो रेट एट विच RBI lent commercial bank with the event of any shortfall of the fund. Rate at which RBI receive money from the commercial bank in any event of the shortfall of the fund. And rate at which commercial bank lent public short term loan. And rate at which commercial bank lent public to the long term.
आपको इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट आजकल यूपीएससी अक्सर पूछ रही है, जहाँ पे एक कीवर्ड पे जो स्टेटमेंट सही है या गलत हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें इस स्टेटमेंट को, और जो करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। So this was the question for the day, and do not forget to like this video, सब्सक्राइब our Apti Plus Academy for Civil Services, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स, जितने भी कंपाइलेशंस इंपॉर्टेंट है वो सब आप हमारे एप्टी प्लस टेलीग्राम के एप्टी प्लस के चैनल पे देख सकते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, राइट। एंड टेलीग्राम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्विज और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। वीडियो के लिंक में मैंने इस टेलीग्राम के भी लिंक दिए हुए हैं। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।